दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मच अवेटेड ऐसे रिविजन्स के साथ। एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऐसे 210। सर ऐसे 210 क्या कहता है? हम जो ऑडिटर हैं वो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ एग्रीमेंट एंटर करते हैं। तो एग्रीमेंट एंटर करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्री करें द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है सर। तो सर ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने कहा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रहता है to accept or continue the audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been agreed through। सर बेसिस का क्या मतलब है? मैंने कहा बेसिस का मतलब है दो चीजें। बेसिस का मतलब है दो चीजें। पहले तो प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट शुड बी प्रेजेंट, प्लस देयर शुड बी कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में? बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, एंड जहां अप्रोप्रिएट हो बिटवीन द टीसीडब्ल्यूजी। तो बेसिस अगर होगा तभी ऑडिट हो सकता है। मैंने कहा बेसिस मतलब दो चीजें क्या क्या? दो चीजें प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट होनी चाहिए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सर आपका क्वेश्चन आया प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट क्या होता है? आपने पूछा प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट होता क्या होता है? मैंने कहा प्री कंडीशंस का मतलब सबसे पहले जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही। दूसरा आपने मैनेजमेंट के साथ एग्री कर लिया कि वो एक्नॉलेज करता है, वो अंडरस्टैंड करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट एग्री करता है कि वो एक्नॉलेज करता है, अंडरस्टैंड करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीन चीजों को लेके सर ये वही तीन चीजें जो हम ऐसे दोस्तों में पढ़ के आते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन, इंटरनल कंट्रोल, and to provide the auditor with AU यानी all information, additional information and unrestricted access to the persons within the entity from whom auditor determines necessary to obtain audit evidence। so यही हो जाती है हमारी प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। पहला हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दूसरा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एफआरएफ वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाएगा, प्लस इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करेगा। सर इंटरनल कंट्रोल क्यों? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सके फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद आओ यानी all information, additional information and unrestricted access to the persons within the entity from whom the auditor determines necessary to obtain audit evidence। सर अगर प्री कंडीशंस ना हो, मैंने कहा प्री कंडीशंस ही नहीं है, यानी जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा मैटर डिस्कस करेंगे। हम उस मैटर को डिस्कस करेंगे विद द मैनेजमेंट, एंड अनलेस हमें लॉ रेगुलेशन कहता है कि इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सर एंगेजमेंट को कब एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मैंने कहा जब प्री कंडीशन नहीं है। सर प्री कंडीशन नहीं है मतलब एफआरएफ जो है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर हमारे पास एग्रीमेंट ही नहीं आया। सर अगला पॉइंट क्या है? मैंने कहा लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू द ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जा ही रहे थे और आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगा दी गया। सर स्कोप पे लिमिटेशन मतलब आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लेने दिया जाएगा। आप जानते हो, मैं जानता हूं, सब जानते हैं कि सर जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना ले पाए तो दो तरह के ओपिनियन हो सकते हैं। अगर हमें लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, एंड अगर उसका इंपैक्ट जो है वो परवेसिव नहीं है, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। एंड अगर हमें लगता है उसका इंपैक्ट परवेसिव है तो हम डिस्क्लेम ओपिनियन देने वाले हैं। तो हुआ क्या है? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने स्कोप पे लिमिटेशन डाल दिया। स्कोप पे लिमिटेशन इस तरह से डाला है कि ऑडिटर ने बिलीव कर लिया कि ऑडिटर अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करने वाला है, तो ऑडिटर इस तरह का एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। जब तक लॉ रेगुलेशन नहीं कहता वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगला पॉइंट आ जाता है आईसीए का फेवरेट, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या होना चाहिए। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या होना चाहिए? मैंने कहा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। हम ये ऑडिट कर क्यों रहे हैं और किस चीज का ऑडिट कर रहे हैं, तो स्कोप ऑफ ऑडिट पता होना चाहिए। प्लस दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी किन दो लोगों की? सर मैनेजमेंट और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ऑडिटर और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। प्लस सर हम किसका ऑडिट कर रहे हैं? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो मेरे को बता भी तो होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे कैसे, यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं, हम ऑडिट रिपोर्ट की भी बात करेंगे। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर, एंड अ स्टेटमेंट that there may be circumstances in which the report may differ from expected form and content। तो पांच चीजें क्या क्या हो गई मेरे साथ बोलो? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप हो गया, उसके बाद क्या हुई? रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों की, ऑडिटर की, मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं। एंड अब बात करेंगे ऑडिट रिपोर्ट की, तो ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट को भी हम रेफर करके चलेंगे। सर कई बार रिकरिंग ऑडिट होता है, पिछली बार भी मैं ऑडिटर था, इस बार भी मैं ऑडिटर हूं, क्या तो नया एंगेजमेंट लेटर लाना पड़ेगा? क्या हमें नया एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं करना पड़ेगा। जनरली ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बट करना पड़ सकता है कुछ केसेस में। सर किस केसेस में? मैंने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर गई। सर क्या? जिससे हमने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर स्टार्ट किया था ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, हमारी जो पहली चीज है उसी के रिगार्डिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मैंने कहा एंगेजमेंट लेटर नया बना लो। एंटिटी मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सर दूसरा पॉइंट बताओ। मैंने कहा अब क्या होगा? अब क्या हुआ? जो ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स थी, हमने क्या कहा? ऐसे का नाम क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैंने कहा टर्म्स ही चेंज हो गई, टर्म्स ही रिवाइज हो गई, तो रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट।
हमारी टर्म्स ही रिवाइज हो गई। अब सर अब क्या हुआ कि सर मैनेजमेंट में चेंजेस आ गए। मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन में अब कुछ चेंजेस आएंगे, उनकी बात करेंगे। तो पहला चेंज आया मैनेजमेंट में, दूसरा आया ओनरशिप में, एंड तीसरा आया खुद बिजनेस में। तो पहला आया बिजनेस चलाने वालों में यानी मैनेजमेंट में, दूसरा आया ओनरशिप में यानी जो बिजनेस को ओन करते हैं। मैंने कहा तीसरा बिजनेस ही चेंज हो गया। प्लस सर अगले पॉइंट्स बताओ। मैंने कहा अगला पॉइंट है एंटिटी का लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो एंटिटी का लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट था वो चेंज हो गया, या फिर जो एंटिटी का एफआरएफ है जिससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो चेंज हो गया, या अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, बाकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। तो क्या क्या केसेस है जिसमें हमें एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ेगा, नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। मैंने कहा सबसे पहले जहां से एंगेजमेंट लेटर स्टार्ट होता है वहीं पे गड़बड़ है, यानी एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करती है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, तो नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। ऐसे का नाम क्या, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ही रिवाइज हो गई है या स्पेशल हो गई है तो भी देना पड़ेगा। अब हुआ है चेंजेस आए हैं एंटिटी में कुछ। मैंने कहा किस किस में चेंज है। मैंने कहा एंटिटी को चलाने वालों में चेंजेस, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट। एंटिटी को ओन करने वालों में चेंजेस है यानी चेंज इन ओनरशिप। एंटिटी के खुद के बिजनेस में चेंज है यानी चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बाकी लास्ट के 3 पॉइंट से सिमिलर, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बदल गई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल गया, या बाकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज आ गया। सर हमें कहा जा रहा है ऑडिट करने के बाद कि आप अपनी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करो। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि एज एन ऑडिटर विल नॉट एग्री। हम एग्री नहीं करेंगे अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने कहा सिंपल सी बात है, नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन सो डोंट एग्री। एंड अगर हमें लगता है कि इस तरह से चेंज किया जा रहा है दैट इट विल लीड टू लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, देन वी विल डिटरमाइन वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। फिर से सिंपल सी बात है, अगर हमें लग रहा है लेवल ऑफ अश्योरेंस कम हो रहा है तो हम देखेंगे क्या कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं। एंड अगर हमें लगता है टर्म्स चेंज हो रही हैं और मैनेजमेंट और ऑडिटर एग्री कर गए हैं तो सिंपल सी बात है ना, नई टर्म्स को नए एंगेजमेंट लेटर पे उतार लो। सो रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन एन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। सर क्या हुआ है कि ऑडिटर को कंटिन्यू नहीं करने दिया जा रहा। मतलब मैनेजमेंट ने कहा टर्म्स चेंज करो, ऑडिटर ने कहा मैं नहीं करूंगा चेंज, मैं एग्री नहीं करता क्योंकि मेरे को लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस आ रही है। तो मैनेजमेंट ने कहा हम तुम्हें एज एन ऑडिटर कंटिन्यू भी नहीं करने देंगे। तो ऑडिटर ने कहा मुझे भी क्या खुशी मिल रही है तुम्हारे साथ काम करने की, मैं भी विड्रॉ करके जा रहा हूं। So if the auditor is unable to agree to the change of terms and not permitted by the management to continue, he will withdraw from the engagement and say tata bye bye where possible under law and regulation। अगर law regulation permit करता है तो वो भाग जाएगा। सर क्या है कि लॉ रेगुलेशन ने परमिट किया, वो विड्रॉ भी कर गया, साथ साथ वो क्या करेगा, साथ साथ वो डिटरमाइन करेगा क्या कोई ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता, क्या कोई ऑब्लिगेशन है टू रिपोर्ट सच सर्कमस्टेंसेस टू अदर पार्टीज। मैंने कहा कौन सी पार्टीज है। मैंने कहा 3 पार्टी है मेरे गुरु, एक है टीसीडब्ल्यूजी, एक है ओनर और रेगुलेटर। टीसीडब्ल्यूजी यानी जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, यही तो लाइन है। बाकी बोलेंगे टीसीडब्ल्यूजी, आप सुनते हो ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो मैंने कहा टीसीडब्ल्यूजी को जरूर बता देना, इनके नाम में जिए, इनको रिस्पेक्ट दो, इनको रिपोर्ट करके जाना। बाकी ओनर्स, सर ओनर्स को क्यों बताते हैं। मैंने कहा ओनर्स ही तो मेंबर्स है जिन्होंने तुम्हें ऑडिटर बनाया गुरु, तो जिन्होंने तुम्हें अपॉइंट किया है उनको बताना जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है रेगुलेटर। सर रेगुलेटर को नहीं बताओगे तो फिर आपकी बैंड बच जाएगी। एग्जांपल दो सर, सेबी एलओडीआर में हम कितनी बार पढ़ते हैं कि जब ऑडिटर रिजाइन करके जाता है तो ये रिपोर्टिंग पता होनी चाहिए सेबी को कि एक ऑडिटर निकल के चला गया गुरु, तो ये बात पता होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है, अगला पॉइंट क्या है सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया है वो उसमें हमें मैटर्स हैं कुछ, उसके रिगार्डिंग कुछ मैटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी एक्सेप्टेंस। मैंने कहा क्या सर, ऑडिटर ने डिटरमाइन किया जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया है वो अनएक्सेप्टेबल है, बट फॉर द फैक्ट क्योंकि वो लॉ और रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया है हमें एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सर एंगेजमेंट अगर ऐसे केस में एक्सेप्ट करनी तो तभी करनी जब फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। मैंने कहा सिंपल सी बात है, पहले तो मैनेजमेंट एग्री कर गया कि उसको एडिशनल डिस्क्लोजर दे देगा। मैनेजमेंट ने कहा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिशनल डिस्क्लोजर दे दूंगा ऑडिटर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये जो मैनेजमेंट ने एग्री करा है इसको हमने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में भी रिकॉर्ड कर दिया। मुझे एक बात बताओ, जो एडिशनल डिस्क्लोजर आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें ऑडिटर भी कुछ एडिशनल डालता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। सर क्या डालता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल इनकॉर्पोरेट एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मैंने कहा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ जो ऑडिटर रिपोर्ट में है जो किस बारे में बात करता है सर, ऐसे मैटर्स में बात करता है विच आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑडिटर फील्स कि इनके बारे में यूजर्स को पता होना जरूरी है, टू डेवलप एन एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स मैनेजमेंट ने डाले हैं ऑडिटर के कहने पे उसके रिगार्डिंग वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल देगा। सर यही होता है ड्रॉइंग द यूजर्स अटेंशन टू एडिशनल डिस्क्लोजर एज पर एसए 706 एंड अनलेस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। वो इस तरह के टर्म्स अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यूज नहीं करेगा, सच एज प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इस तरह से जो टर्म्स हैं प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स और गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, वो इस तरह की चीजें अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डालेगा। इट विल नॉट इंक्लूड सच फ्रेजेस, इस तरह के फ्रेजेस वो नहीं डालेगा। सर
क्या हुआ है कि above conditions are not present and auditor is required by law or regulation to undertake audit engagement। तो ऑडिटर क्या करेगा भाई साहब, सिंपल सी बात है, वो इवेल्युएट करेगा, वो इवेल्युएट करेगा इसका इफेक्ट ऑफ सच मिसलीडिंग नेचर। मिसलीडिंग ही है ना, जब मिसलीडिंग क्यों है, क्योंकि सब एडिशनल डिस्क्लोजर ही नहीं है, एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं है तो मींस मिसलीडिंग है तो वो इसका इवेल्युएट करेगा इफेक्ट ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट एंड इंक्लूड करेगा appropriate reference to this matter in the terms of audit engagement। ऑडिट एंगेजमेंट में भी इस बात को लिखवा के चलेगा। सर अब एक बात बताओ, आपने कहा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्या क्या चीजों को कंसीडर करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे जब हम देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं। मैंने कहा सबसे पहले देख लो नेचर ऑफ एंटिटी की नेचर देख लो। फॉर एग्जांपल क्या वो बिजनेस एंटरप्राइज है या एनपीओ है। मैंने कहा बिजनेस एंटरप्राइज है तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएगी, अगर एनपीओ है तो इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाती है। सर उसके बाद देख लो पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या है, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स देखनी है वाइड रेंज ऑफ यूजर्स की, या फिर किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं। यानी क्या ये अब हमारे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे या फिर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जानना भी जरूरी है। फिर हमने देखा नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर क्या ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी सिर्फ लिमिटेड रिव्यू हुआ है तो सिर्फ पीएनएल अकाउंट जाएगा, बट अगर पूरा ऑडिट हो गया तो पूरी बैलेंस शीट जाएगी, पीएनएल जाएगी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे, जिनको हम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड लास्ट आ जाता है क्या लॉ रेगुलेशन ने कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब किया है, क्या लॉ रेगुलेशन ने कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिस्क्राइब किया है। तो 5 पॉइंट क्या आ जाते हैं सर, 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट तो नेचर के हैं, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसकी नेचर देखिए उसका पर्पस देख लो। सर पर्पस ऑफ एंटिटी नहीं देखना, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है। एंड सबसे बड़ा लॉ रेगुलेशन, तो लॉ रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे। अब आ जाता है पॉइंट ऑडिट ऑफ कंपोनेंट। सर ऑडिट ऑफ कंपोनेंट्स मतलब मैं कंपोनेंट का ऑडिटर, मैं पेरेंट का ऑडिटर, कितने एंगेजमेंट लेटर इशू होंगे ये जानना भी तो जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, मैं ऑडिटर का, मैं कंपोनेंट का ऑडिटर हूं, मैं पेरेंट का भी ऑडिटर हूं, तो सर 2 एंटिटीज का ऑडिटर हो गया, तो एंगेजमेंट लेटर कितने। मैंने कहा ये चीज डिपेंड करेगी अपॉइंट किसने किया। अगर मेरे को पेरेंट ने अपॉइंट किया दोनों कंपनीज के लिए तो भाई साहब एक एंगेजमेंट लेटर से काम चल जाएगा। यानी आप कह सकते हो बाहर वालों के लिए 2 अलग एंटिटीज है बट मेरे लिए एक ही है, तो हु अपॉइंट्स द कंपोनेंट ऑडिटर। फिर अगला आ जाता है वेदर अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट विल बी इशूड ऑन द कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट के लिए मुझे एक अलग से ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ये भी एक पॉइंट हो जाता है। फिर आते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स, ये तो हर चीज में आते ही आते हैं। फिर आता है डिग्री ऑफ ओनरशिप, ओनर पेरेंट कितना ओनरशिप रखता है कंपोनेंट में। मैंने कहा अगर पेरेंट की ओनरशिप 100% है तो भाई साहब सिंपल सी बात है एक एंगेजमेंट लेटर में काम हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट और कंपोनेंट नाम के लिए अलग अलग एंटिटी है तो एक ही। तो डिग्री ऑफ ओनरशिप भी देख लेंगे एंड डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। सर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस में यानी डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंपोनेंट मैनेजमेंट फ्रॉम द पेरेंट एंटिटी। मैंने कहा इंडिपेंडेंट नहीं है कंपोनेंट की मैनेजमेंट, वो दोनों एक ही साथ काम करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है एक ही एंगेजमेंट लेटर में काम हो जाएगा। तो आपने क्या क्या बोला, किसने अपॉइंट किया, ठीक है सर। 2 डिग्री देखी, डिग्री ऑफ ओनरशिप, डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। लीगल रिक्वायरमेंट हमारा पॉइंट हर चीज में आ ही रहा है। एंड क्या मुझे एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं ये फैक्टर्स को मैं कंसीडर करूंगा। अगर मैं कंपोनेंट का ऑडिटर हूं और मैं पेरेंट का ऑडिटर हूं तो मुझे कितने एंगेजमेंट लेटर लाने पड़ेंगे, क्या मुझे एक सेपरेट एंगेजमेंट लेटर रखना पड़ेगा कंपोनेंट का, ये 5 फैक्टर्स को मैं कंसीडर करता हूं। सो यहां हमारा ऐसे 210 की रिवीजन खत्म होती है। आई होप यू ऑल ऑफ यू एंजॉयड 13 मिनट्स 24 सेकंड्स एंड वी आर डन विद इट। ऑल द बेस्ट गाइस, जल्दी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ।